नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पहलगांव में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने जो नृशंस पाप किया है, उसके बाद अब उनके अंजाम का समय शुरू हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पहलगांव के पापियों का हिसाब करना शुरू कर दिया है। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया गया है, तो वहीं कश्मीर के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। भारतीय सुरक्षा बल के डर से आतंकवादी अब जंगलों में भागते फिर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर उनकी सख्त घेराबंदी कर दी गई है। यानी आने वाले कुछ घंटों में इन आतंकवादियों का पूरा हिसाब कर दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मेजर ने अपनी ही सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर पर लगाया है बहुत बड़ा आरोप। क्या है वो आरोप, आज हम आपको पूरा सच पे बताएंगे। साथ ही बताएंगे शिमला समझौते को सस्पेंड करके पाकिस्तान ने मोल ली है कितनी बड़ी मुसीबत। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पहलगांव के आतंकी हमले के असली मास्टरमाइंड पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने लगाया है। पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा ने कहा है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने करवाया है। मेजर आदिल रजा ने कहा है कि इस आतंकी हमले का आदेश पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने दिया था। मेजर आदिल रजा का दावा है कि पाकिस्तान में अपनी इमेज सुधारने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने पहलगांव में पर्यटकों पर हमला करवाया। मेजर आदिल रजा ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि पहलगांव का हमला पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सीधे आदेश पर हुआ है। जनरल मुनीर पिछले कई दिनों से अपनी आलोचना झेल रहे हैं, इसलिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने ये सब करवाया है। जनरल मुनीर इस हफ्ते इस हमले के जरिए अपनी आलोचनाओं और जांचों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो मेजर आदिल रजा ने आरोप लगाया कि यह हमला जानबूझकर, सुनियोजित और मजहबी कट्टरता से प्रेरित था। जनरल मुनीर ने अपने भड़काऊ बयान दिया और फिर इस तरह का हमला करवाया। जनरल मुनीर की इस गलती का खामियाजा पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भुगतेंगे। पीएम शहबाज शरीफ को तुरंत जनरल मुनीर को पद से हटा देना चाहिए, नहीं तो मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आसिम मुनीर की जवाबदेही कौन तय करेगा, खासकर उस सिस्टम में जहां वह सुपर किंग है। हमें उन लोगों की आवश्यकता नहीं जो साइकोपैथ हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बड़ी सेनाओं का नेतृत्व नहीं करना चाहिए, अन्यथा बड़ी तबाही होती है। तो पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा का सनसनीखेज आरोप जनरल मुनीर पर। तो पाकिस्तान के पूर्व मेजर आदिल रजा का यह भी कहना है कि यह सारी जानकारी उन्हें पाकिस्तानी सेना के मौजूदा वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मेजर रजा ने कहा है कि पहलगांव हमले से पहले जनरल मुनीर ने एक भड़काऊ बयान दिया। दरअसल मेजर रजा का उस बयान का वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पहलगाम हमले में से 6 दिन पहले कहा था कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, यहां तक कि हमारी परंपराएं, धर्म, रीति रिवाज, सोच सब कुछ अलग है। इसके अलावा जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की गर्दन की नस बताया था। आप भी सुनिए जनरल मुनीर का वो बयान। Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation.
Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. तो जनरल मुनीर का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वहीं मेजर आदिल रजा के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर हैं और उनका नाम अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में आता रहता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मेजर आदिल रजा हैं कौन। तो देखिए, मेजर आदिल रजा पाकिस्तानी सेना की सबसे खास विंग SSG में रह चुके हैं। बड़ी महत्वपूर्ण विंग है। वो पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन में भी तैनात रह चुके हैं। उन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया। मेजर रजा के पिता और दादा भी पाकिस्तानी सेना में ऊंचे पदों पर रह चुके हैं और सेना से रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने फ्रीलांसर पत्रकार के तौर पर काम करना शुरू किया और वर्तमान में वो लंदन में रहते हैं और वो सोल्जर्स स्पीक के नाम से एक मशहूर ब्लॉग चलाते हैं। सोशल मीडिया पर मेजर आदिल रजा के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। 16 लाख। PPP के प्रमुख और पाकिस्तान सरकार में सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे बिलावल भुट्टो जरदारी भी मेजर आदिल रजा को फॉलो करते हैं और आदिल की गिनती पाकिस्तान के उन पत्रकारों में होती है जो सेना और सरकार के खिलाफ लगातार लिखते रहते हैं। इसलिए मेजर आदिल रजा के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने भी पहलगाम हमले को लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के भाषण को जिम्मेदार ठहराया है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर और आतंकी ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है। बस लादेन एक गुफा में छिपा रहता था, वहीं जनरल मुनीर महल में रहते हैं। सुनिए रूबिन ने क्या कहा। States shouldn't let Pakistan get away with it, and we shouldn't pretend that this is some sort of spontaneous action. And simply put, the only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same. तो इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जो सीधे सीधे पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये आतंकवादी हमला जो है ये एकजुटता का समय है और अमेरिका और भारत इस समय एकजुट होना चाहिए दोनों देशों को। तुलसी गबार्ड ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे भयानक इस्लामी आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि इस हमले में भारत के साथ अमेरिका एकजुटता के साथ खड़ा है और उन्होंने कहा है कि आतंकियों को खोजकर मार गिराने में हम भारत के साथ हैं। यह बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को खोजने में और उन्हें मार गिराने में अमेरिका भारत के साथ है। और तुलसी गबार्ड ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यह सीधे खबर अमेरिका से आ रही है जो बताता है कि इस दुख की घड़ी में, इस संघर्ष की घड़ी में अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। और तुलसी गबार्ड ने कहा है कि आतंकियों को खोज कर मारने में अमेरिका भारत के साथ है और पहलगाम हमले को लेकर अमेरिका ने भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। इसके साथ साथ तुलसी गबार्ड ने पहलगाम के आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की है। तो दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पहले तो पाकिस्तान ने संवेदना जताने का ड्रामा किया, लेकिन अब वो अपने असली रंग में आ गया है। एक तो आतंकवाद की पनाहगाह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा सामने आया है। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने
पहलगाम हमला करने वाले अधिकारियों के लिए स्वतंत्रता सेनानी शब्द का इस्तेमाल किया है। पहले हम आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में पत्रकारों से पहलगाम आतंकवादी हमले पर बात करते हुए इसहाक डार ने क्या कहा। तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा कि हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। सोचिए, आजादी का नायक फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी बताया, फिर वो संभले और कहा कि हालांकि हम नहीं जानते कि ये आतंकी कौन है। तो देखा आपने पाकिस्तान के विदेश मंत्री किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकवादियों को पनाह देने की बात कबूल की है। ब्रिटिश अखबार द स्काई को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान का आतंकी गुटों और संगठनों की मदद करने और ट्रेनिंग करने, फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है, तो इस पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से अमेरिका और पश्चिमी देशों और ब्रिटेन के लिए ये गंदा काम करता आ रहा है। ख्वाजा आसिफ ने माना कि आतंकियों का समर्थन करना या ट्रेनिंग देना पाकिस्तान की एक बड़ी गलती थी और पाकिस्तान इसकी सजा भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमलों के बाद जो हालात बने वो ना बनते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि पाकिस्तान जैश, लश्कर समेत ना जाने कितने ही आतंकी संगठनों की आज भी पनाहगाह बना हुआ है। तो इस बीच पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत के सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने के फैसले को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई बताया है। बौखलाहट में पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ कई ऐलान किए हैं। पाकिस्तान ने कल 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ था और इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना था। दरअसल शिमला समझौता पाकिस्तान ने मजबूरी में किया था। जी हां, मजबूरी में किया था, क्योंकि 1971 के युद्ध में करारी हार के बाद भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था और इसके अलावा पाकिस्तान के करीब 5,000 और दावा यह भी है कि 13,000 वर्ग मील इलाके पर भी भारत का कब्जा हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत से शिमला समझौता किया था। यह समझौता तोड़ने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शिमला समझौते की शर्तें क्या क्या थीं। तो देखिए, इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने यह तय किया था कि वो अपने सभी विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। दोनों देशों ने यह भी तय किया था कि विवाद की स्थिति में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस समझौते में जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को भी मान्यता मिली। इसके बाद इसे LOC नाम दिया गया और दोनों देश इस बात पर इस समझौते में सहमत हुए कि वो पूरी तरह से LOC का सम्मान करेंगे, उसका पालन करेंगे और कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका महत्व आज भी है शिमला समझौते में। और अब जो सिंधु जल समझौते का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने जोश जोश में शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया और इसे ही जोश में होश कहना कहते हैं। पाकिस्तान ने यह दिमाग ही नहीं लगाया कि शिमला समझौते को रद्द करने से उसे फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। उसे इतनी सी भी बात समझ में नहीं आई कि शिमला समझौते तो पहले से ही मर चुका है और इसके टूटने से भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, जबकि सिंधु जल समझौते में लिखी हर लाइन, हर पंक्ति आज भी जिंदा है और सिंधु समझौते से पाकिस्तान को फायदा हो रहा था, जो अब नहीं होगा। हैरत की बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरान उस समझौते को खत्म करने की बात कर रहे हैं जिसकी हत्या खुद पाकिस्तान अपने हाथों बहुत पहले ही कर चुका है। आइए अब एक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि शिमला समझौता तोड़ने से भारत को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और पाकिस्तान ने देखिए कभी शिमला समझौते का
सम्मान ही नहीं किया। पहली बात तो यह है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने 80 के दशक से एलओसी का पालन कभी नहीं किया, उसका मर्यादा रखी, ना उसका सम्मान किया। 35 साल से पाकिस्तान एलओसी पर आए दिन फायरिंग करता है। 2014 के बाद ये बंद हुई है, लेकिन पहले ये रोज का काम था। पाकिस्तान अगर इस समझौते को मानता तो वो 1999 में कारगिल की जंग नहीं छेड़ता, क्योंकि इसमें एलओसी का उल्लंघन किया था। पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गई थी। अब सुनिए, शिमला समझौता रद्द होने के बाद क्या परिणाम होंगे। समझौते से एलओसी को जो मान्यता मिली और दोनों देशों ने इसके सम्मान का जो वादा किया, लेकिन अगर यह समझौता टूट जाता है तो भारत बाध्य नहीं है कि वो एलओसी का पालन करेगा। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की। शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों देश सभी विवाद आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसका पालन नहीं किया। वो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और हर मौके पर भारत ने उसका तगड़ा जवाब दिया है। जाहिर है ये समझौता रद्द हो जाने से अब नया क्या हो जाएगा, ये बात पाकिस्तान को, ना पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। सिंधु जल संधि स्थगित करने समेत पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कदम उठाए जा रहे हैं। अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर सिंधु जल संधि स्थगित करने की आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। पत्र में साफ साफ लिखा गया है, जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं, कि यह संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन सीमा पार आतंकवाद के जारी रहने से और अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से भी बात की और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे अपने अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें वापस भेजें। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनसे पाकिस्तानी नागरिकों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है किया गया था, उनको वो रद्द नहीं किया जाएगा, उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। इस बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से मुलाकात भी की। जनरल द्विवेदी बैसरन घाटी भी गए, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमला किया था। पहलगाम हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल अब एक्शन में हैं और आतंकियों की घेराबंदी के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी है। बांदीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुए इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात आतंकवादी अल्ताफ लाली को ढेर कर दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के कदमों के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तानी सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर अपनी तरफ से जवानों की संख्या बढ़ा दी है और LOC पर पाकिस्तानी की तरफ से रात भर गोलीबारी भी होती रही। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय जवानों ने इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उधर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सीमावर्ती राज्यों में BSF और पुलिस अलर्ट पर है। राजस्थान में जैसलमेर समेत राज्य के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल मार्च कर रहे हैं और होटलों और धर्मशालाओं की जांच की जा रही है। तो इस बीच पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों की पहचान हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 3 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, उनकी पहचान आसिफ फूजी, सुलेमान शाह और अबू तालहा के रूप में हुई है। ये तीनों कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। अली उर्फ तलहा और हाशिम मूसा दोनों ही पाकिस्तान के हैं, जबकि आसिफ कश्मीर का ही रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकियों की तलाश में जंगलों से लेकर पहाड़ तक सब क्षेत्र खंगाल रही हैं और पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन थोकर के अनंतनाग में स्थित घर को सुरक्षा बलों ने IED लगाकर उड़ा दिया। वहीं इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल स्थित घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। आदिल थोकर पर
पहलगाम आतंकवादी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप है। और दूसरे दहशतगर्द आसिफ शेख को भी पहलगाम में बेगुनाह लोगों की नृशंस हत्या करने का जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों पर बड़ी चोट की गई है। सेना के सर्च अभियान के दौरान आतंकी आसिफ और आदिल ठोकर के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। आप भी देखिए आतंकी आसिफ के घर से डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बेरिस्टो की एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त मुंगामा त्राल में हूं और ये घर है आसिफ शेख का। जैसा आप देख सकते हैं इसको डिमोलिश कर दिया गया है और कहा जा रहा है आसिफ शेख का हाथ जो है वो पहलगाम के अटैक में था और ये उसका घर है जिसको एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए इसको कल उड़ाया गया। और आप देख सकते हैं ये तमाम नज़ारा घर का ये हाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा उड़ा दिया गया है इसको। आसिफ शेख अभी गायब है और उसके घर वालों का कहना है कि हमने उसको 3 साल से नहीं देखा है। तो ये हाल है यहाँ पर आसिफ शेख के घर का और कहा जा रहा है कि आसिफ शेख का जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि आसिफ शेख का हाथ इंटेलिजेंस को ये मालूम चला है कि पहलगाम के अटैक में था। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज त्राल। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को क्यों लगी फटकार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अबे दे दूंगा पैसे यार, चल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बाबू भाई, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और वीर सावरकर को बार बार अपमानित करना अब राहुल गांधी को महंगा पड़ गया है। राहुल गांधी आए दिन आजादी के महानायक वीर सावरकर पर अपमानजनक बयान देते रहते थे, लेकिन अब इसी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में उन्हें न केवल फटकार पड़ी है बल्कि राहुल गांधी की जबरदस्त किरकिरी भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को भी अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को यह भी कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला में राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर अपमानजनक बयान दिया था, जिसके बाद यह मामला निचली अदालत पहुंचा और उसने राहुल गांधी को सम्मन दिया था। और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को सम्मन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के सम्मन पर रोक लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उससे राहुल गांधी की जबरदस्त किरकिरी हुई है। तो राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर को
अंग्रेजों का नौकर कहा था। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखी अपनी चिट्ठियों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। आइए अब सुनते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लज्जित होना पड़ा है। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल के वकील एएम सिंघवी से यानी अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या आपके मुवक्किल को यह पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वीर सावरकर पर क्या विचार थे और उन्होंने अपनी चिट्ठी में वीर सावरकर के लिए क्या लिखा था। ये चिट्ठी इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंदिरा गांधी ने वीर विनायक दामोदर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया यानी भारत का विलक्षण सपूत कहा था। इंदिरा गांधी ने 20 मई 1980 को सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने न केवल वीर सावरकर के आजादी में योगदान का जिक्र किया था बल्कि उन्हें वीर कहकर संबोधित किया था। आज भी आप सुनिए कि इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो हम आपको बताते हैं। और जो आज राहुल गांधी वीर सावरकर को माफी वीर कहते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने इस पत्र में क्या लिखा था। तो इंदिरा गांधी ने अपने इस पत्र में लिखा था कि प्रिय श्री बाखले, मुझे आपका पत्र 8 मई 1980 को मिला था। वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मैं आपको देश के विलक्षण सपूत यानी रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया के शताब्दी समारोह के आयोजन के लिए बधाई देती हूं। तो इंदिरा गांधी ने ना केवल वीर सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया मानती थी वो, बल्कि इंदिरा गांधी ने यह तक कहा था कि वीर सावरकर के नाम से साहस और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। इंदिरा गांधी का मानना था कि वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे और उनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली थी। इंदिरा गांधी ने यह विचार प्रकट किए थे वीर सावरकर की मृत्यु के ठीक बाद यानी 26 फरवरी 1966 को। वीर सावरकर के निधन के बाद इंदिरा गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा था कि विनायक दामोदर सावरकर समकालीन भारत के महान नेता थे जिनका नाम साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वह महान क्रांतिकारी के सांचे में ढले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली। तो राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने हमेशा महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के योगदान को पहचाना था और हमेशा उनके योगदान को मान्यता दी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने साल 1970 में वीर सावरकर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। आप इस डाक टिकट को इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ यह भी कहा जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर ट्रस्ट में अपने निजी खाते से 11,000 रुपए दान किए थे। और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री साल 1983 में सूचना प्रसारण मंत्रालय के फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया को आदेश दिया था कि वो महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए और बाकायदा ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई भी गई और इसका प्रसारण भी हुआ। दरअसल राहुल गांधी जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि आज़ादी की जंग
किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ी। ये लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर लड़ी है और इस लड़ाई को लड़ने वालों की विचारधाराएं, उनके धर्म, उनके पंथ सब अलग अलग थे, मगर उन सबका मकसद था देश को आज़ाद कराना। मंजिल सबकी एक ही थी और सभी ने अपने अपने हिसाब से अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका था। गांधी जी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया तो क्रांतिकारी वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान जैसे नायकों के रास्ते अलग थे। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।